हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पहले लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया? हमने पढ़ा फोर्स। हमने क्या पढ़ा? फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स क्या होता है? अ पुश और अ पुल ऑन ए बॉडी। बॉडी को खींचो या ढकेलो, तो क्या हो गया? फोर्स अप्लाई हो गया। ठीक है, ये हो गया फोर्स का डेफिनेशन। फिर अपने क्या पढ़ा? हमने उसके इफेक्ट्स को जाना कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, वेलोसिटी चेंज कर सकता है, रेस्ट में ला सकता है, फिर उसका शेप बदल सकता है। हमने उसके इफेक्ट्स देखे। फिर हमने क्या पढ़ा? उसके टाइप्स पढ़े। कौन कौन से? अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड। हमने ये दो टाइप्स पढ़ लिए। फिर हमें क्या पढ़ना था? न्यूटन के लॉज, न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन, जिसमें से हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि इसमें इनर्शिया हमने इंट्रोड्यूस किया था। फिर हमने इनर्शिया का डेफिनेशन, इनर्शिया क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो मूव नहीं करना चाहता, या मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। हमने इनर्शिया देख लिया था। ये क्यों होता है? मास के कारण होता है। और हमने ये भी देख लिया था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। अनबैलेंस फोर्स है, एक्ट होता है ऑब्जेक्ट्स पे अगर मूव करता है तो। ये भी देख लिया था। फिर हमने क्या पढ़ा? मोमेंटम की डेफिनेशन को हमने देख लिया था और यहाँ पे वीडियो एंड हो गया था। इस लेक्चर में हम लोग मोमेंटम से ही शुरू करेंगे, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक जाएंगे। ठीक है, और बीच बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे आपके लिए, तो ध्यान देके देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से मोमेंटम का रिवीजन करा देते हैं। क्या डेफिनेशन क्या था? मोमेंटम क्या था? प्रोडक्ट था मास और वेलोसिटी का। कोई ऑब्जेक्ट है, मोशन में है, उसका स्पीड होगा, उसका मास होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे मास और वेलोसिटी को, तो हमें क्या मिल जाएगा? मोमेंटम मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना है। और मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका क्या होगा? डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन होगा। वेक्टर क्वांटिटी हमने पहले पढ़ चुका है चैप्टर 8 में। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो इसका भी डायरेक्शन होना चाहिए, मोमेंटम का भी। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ दी वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होगा। P = mv। ये हो गया इसका फॉर्मूला। और SI यूनिट क्या? मास और वेलोसिटी है, तो मास का kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड हो गया इसका SI यूनिट। तो ये हो गया मोमेंटम, जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी है आपके लिए। वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अब ये इस्तेमाल होगा कहाँ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थर्ड लॉ में भी और सेकंड लॉ में भी। तो ध्यान से इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं छोटा सा। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था गैलीलियो साहब का, गैलीलियो सर का। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा स्लोप ले लिया, ऐसा स्लाइड ले लिया, इस टाइप का। ये स्लाइड दिख रहा है ना? ये स्लाइड ले लिया और बॉल को उस पर से स्लाइड करा दिया, और सेम उसी के जैसा दिखने वाला एक स्लाइड बी रखा। सेम जो इसका स्लोप था सेम था। सबसे पहले सेम स्लोप में लिया। जब उन्होंने बॉल को यहाँ से यहाँ स्लोप कराया, उसको स्लाइड कराया, तो बॉल रोल किया। रोल करते करते यहाँ तक पहुँचा और इतना हाइट था यहाँ पे, मान लीजिए h था। तो उन्होंने देखा कि इधर भी बॉल h हाइट तक रीच करता है अगर सेम स्लोप हुआ तो। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया ना, हाइट को कम करना शुरू किया। हाइट को कम यानी स्लोप को कम करना शुरू किया। ये एंगल और घटाया, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, ये ज़्यादा था एंगल, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, और फिर यहाँ पे इसमें क्या हो गया? 0 हो गया। ऐसे करके उन्होंने घटाया। तो उन्होंने देखा, सबसे पहले देखा क्या कि सेम हाइट, सेम अगर रखता है स्लोप, दोनों का एंगल, दोनों स्लोप सेम होता है तो सेम हाइट तक जाता है। फिर अगर हम लोग b का स्लोप घटा देते हैं, तब वो ज़्यादा हाइट तक जाता है, ज़्यादा दूर तक जाता है। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करता है, बॉल ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करता है। फिर उन्होंने और घटा दिया इसको इस तरह से कर दिया, और फिर देखें कि फिर वो और ज़्यादा दूर तक गया, बॉल और ज़्यादा दूर तक गया। फिर उन्होंने क्या किया? पूरा 0 कर दिया, एकदम बराबर प्लेन कर दिया। तब उन्होंने देखा कि बॉल को क्या करते रहना चाहिए था? बॉल को मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करते रह जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की मदद से न्यूटन सर ने इनको आगे बढ़ाया और 3 लॉज दे दिए। 3 लॉज ऑफ मोशन
दे दिए न्यूटन सर ने। ठीक है, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट, उस ज़माने का लोग 15 या 14 सेंचुरी का आदमी था और इस ज़माने में वो सोच रहा था ये सब चीज़ें। सोचिए कितना वो साइंटिफिक टेम्परामेंट कितना अच्छा था उनका। तो उनको अप्रेस करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं किधर, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरा, गति का दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के साथ मोमेंटम बदल रहा है। टाइम के साथ मोमेंटम बदल रहा है किसका? एक ऑब्जेक्ट का। वो क्या होगा, कैसे होगा, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, यानी मोमेंटम क्या हुआ, चेंज क्या हो गया। मान लीजिए पहले मोमेंटम P1 था और फिर P2 था, चेंज क्या हो गया P2 माइनस P1। और रेट लगाना है, रेट करना है, इसका रेट ऑफ चेंज है, यानी टाइम के साथ चेंज कर रहा है, यानी टाइम से डिवाइड कर देंगे। रेट मतलब टाइम के साथ चेंज कर रहा है। आपने एक्सेलरेशन पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, उसी तरह मोमेंटम में भी टाइम के साथ रेट याद करिए, पीछे डेफिनेशन से याद करिए। तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज हो रहा है, उसका रेट यानी टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे। ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अनबैलेंस फोर्स के प्रोपोर्शनल है, यानी जितना आप फोर्स लगाइएगा उतना ही मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होगा, उतना ही स्पीड से मोमेंटम चेंज करेगा, उतना ही जल्दी जल्दी मोमेंटम बदलेगा ऑब्जेक्ट का। आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा। मोमेंटम मतलब क्या, मास और वेलोसिटी, मास तो चेंज नहीं होगा, यानी वेलोसिटी ज़्यादा चेंज होगा। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी, ये बहुत कॉमन चीज़ है। मान लीजिए बॉल है, उसको धीरे से किक करते हैं तो धीरे से जाएगा, अगर उसको जोर से किक करते हैं, बहुत जोर से किक करते हैं, बहुत स्पीड में जाएगा। सिंपल है, यही है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहने का मतलब हुआ, जितना ज़्यादा अनबैलेंस फोर्स लगाइएगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लीजिए बॉल को आप इस डायरेक्शन में हिट कर रहे थे तो बॉल का जो रेट ऑफ चेंज होगा, मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में चेंज होगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी डायरेक्शन सेम होगा। इसका मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं, क्या होगा, F इज डायरेक्टली, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 बाय T। चेंज आ रहा है, चेंज मतलब पहले कुछ था बाद में कुछ हो गया। मान लीजिए बाद में P2 हो गया, पहले P1 था, तो P2 माइनस P1 चेंज आएगा। चेंज मतलब डिफरेंस हो गया, कितना बदला है मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आया है, कितना बढ़ा है या घटा है, P2 माइनस P1, और उसका रेट यानी टाइम से उसको डिवाइड कर देना है। फिर क्या होगा, उसको और क्या लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने मोमेंटम का डेफिनेशन देखा भी पीछे, क्या देखा था, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट था, स्केलर क्वांटिटी नहीं थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट था। बाद में मान लीजिए वेलोसिटी v हो गया, पहले u था, P1 इक्वल टू mu और P2 इक्वल टू mv, ये हमने ले लिया है साइड में, ठीक ना। तो क्या होगा, mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t, सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया हमारा। अब जब प्रोपोर्शन, ये कांस्टेंट हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे, ये वाला साइन, तो एक कांस्टेंट आएगा k को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्यों आया, क्योंकि हमने ये जो प्रोपोर्शनल का सिंबल था वो हटाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया, इसलिए एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, F इक्वल टू कितना हो गया हमारा, k, m को कॉमन ले लिया दोनों में से, m इंटू वी माइनस यू, और टाइम तो है डिवीजन में, तो फोर्स क्या हो गया फाइनली, k इंटू m। और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़ा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था, तो v माइनस यू बाई टी क्या हो गया, a हो गया ना। यहाँ से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, तो क्या हो गया हमारा, फोर्स इक्वल टू जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट है k, मास का और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, यानी फोर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल हो गया। ये भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का जो मास रहेगा वो चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो फोर्स बचा क्या इसमें से, ये पूरा एक कांस्टेंट मान लेते हैं, बचा क्या, a, ठीक ना। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a भी होता है, ठीक है। ये हुआ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप एग्जाम्स में क्या लिखेंगे, आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे वो प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब जो हमको क्या नया क्वांटिटी मिला, क्या फोर्स, हमें क्या मिला फोर्स। फोर्स क्या होता है, इसको कैसे फिजिक्स में कैसे पढ़ना है वो देखते हैं, उसकी क्वांटिटी कैसे उसको डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट देखते हैं पहले। एसआई यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड। कैसे हुआ हम लोग नीचे देखेंगे। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूटन कहते हैं। न्यूटन सर के नाम पे उनको देते हुए श्रद्धांजलि एक तरह से। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको न्यूटन से रिप्रेजेंट भी करते हैं, न्यूटन बोलिए या एन सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1 न्यूटन लिख सकते हैं या 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये इक्वल होता है, ये इसका ऐसा यूनिट है। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करिए, लेकिन न्यूटन इस्तेमाल करिए, छोटा सा है। अब 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन किया गया है, उसकी डेफिनेशन है ये। 1 न्यूटन को कैसे लाया गया, कैसे डिफाइन किया गया, ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ और डेफिनेशन है। इसे देखते हैं, चलिए। अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। 1 न्यूटन का जो फोर्स है उसको डिफाइन ही किया गया है कि वो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, कितना का, 1 मीटर पर सेकेंड का। कितना का, 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से उसका एक्सेलरेशन होगा। और ऑब्जेक्ट का मास ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी, 1 केजी का ऑब्जेक्ट लेना है और उसको 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन से मूव करा देना है, तब उसे फोर्स कितना लग रहा होगा, 1 न्यूटन का। हम लोग को सेकेंड लॉ से ये वाला मिला था, ये वाला फॉर्मूला मिला था हमें पीछे। तो इसमें अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को, जो 1 न्यूटन का डेफिनेशन है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, F इक्वल टू 1 यूनिट मान लेते हैं, M इक्वल टू 1 केजी, A इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो K कितना आ जाएगा, F 1 है, K कितना है, K रहने दीजिए, और मास 1 है और एक्सेलरेशन भी 1 है, तो कितना हो गया, K इक्वल टू व्हाट, 1 यूनिट। K क्या है, 1 यूनिट है, ये क्या है, 1 के इक्वल है। तो इसको अगर हटा दें, किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसमें कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट घटे या बढ़ेगा तो नहीं, इसलिए इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F क्योंकि K इक्वल टू 1 है, इसलिए F इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। सिंपली F इक्वल टू M है, इसलिए कहा गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मास तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज करेगा नहीं, तो ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, क्या था, न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैसे निकाले 1 न्यूटन, होता क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे। एक ऑब्जेक्ट लीजिए, 1 किलो का ऑब्जेक्ट लीजिए और उसको 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन दे दीजिए, तो कितना न्यूटन का उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करें या फिर कैसे एक्सप्रेस करें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ का यूज़ करते हुए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट लॉ को एक तरह से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन उठाइए मैथमेटिकल, और उसको फर्स्ट लॉ उससे एक तरह से क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन हो गया उसका। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमने क्या निकाला अभी, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन याद करिए, v माइनस यू बाई टी, एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी हो गया यहाँ पे। ठीक है, t को क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा कुछ, एफ टी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो उसका फाइनल वेलोसिटी, और मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स एफ टी क्या मिला, एक नया फॉर्मूला मिला, एफ टी इक्वल टू एम बी माइनस एम यू, सिर्फ रीअरेंज किया गया है और कुछ नहीं है। ठीक ना, अब हम लोग क्या केस रखेंगे, केस क्या होगा, केस रखेंगे पहला, क्या, मान लीजिए फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं किया गया। गौर से सुनिए मेरी बात, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, यानी जीरो फोर्स, नेट कितना हो गया, जीरो। फोर्स अगर जीरो होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एम वी माइनस एम यू कितना हो गया, जीरो। तो एम वी इक्वल टू एम यू हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको उठाएंगे तो हो जाएगा ना फॉर्मूला से, एम वी इक्वल टू एम यू है तो वी इक्वल टू क्या होगा, यू हो जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है। इसको कहने का क्या मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी भी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है मतलब क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है,
कैसा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन हो गया, यानी यूनिफॉर्म मोशन हो गया। वही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अगर फोर्स 0 होगा तो v इक्वल टू यू, हमने यहाँ पे प्रूफ किया। टाइम कुछ भी रखिए, टाइम तो 0 f अगर 0 है, टाइम 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 ही हो जाएगा। कुछ उधर एक साइड जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो तो 0 ही हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा किस स्पीड से? u, इनिशियल स्पीड जो उसकी थी उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा थ्रू आउट द टाइम टी, पूरे समय में। और ये क्या होगा? ये एक यूनिफॉर्म मोशन में रह जाएगा। मतलब कहने का क्या कि जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता तब तक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी हमने यही पढ़ा है ना? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी हमने यही पढ़ा है कि जब तक ऑब्जेक्ट पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, है ना? यहाँ पढ़ा ना हमने, वही यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया सेकेंड लॉ की मदद से कि जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते, अगर फोर्स 0 होता है, अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते, तब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इक्वल होगी और ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करता रहेगा। अब हम लोग उसका सेकंड केस एक और क्या था? स्टेट ऑफ रेस्ट। ये तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो गया, ये तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो गया। अब हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे? स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी इनिशियल या फाइनल जो ले लीजिए वो क्या होगा? 0। उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ये सेकंड केस मान लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, फोर्स भी 0। तो अगर वेलोसिटी उसका 0 है तो रुका हुआ है, रुका हुआ है वो क्या? अगर उस पर कोई फोर्स ही नहीं एक्ट करेगा अनबैलेंस तो वो मूव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, इनर्शिया उसकी प्रॉपर्टी है। तो u 0 हो जाएगा तो v भी 0 होगा। अगर u 0 है तो v भी 0, क्योंकि v इक्वल टू यू हमने प्रूव कर दिया है, यहाँ पे इक्वेशन से हमने निकाला है। अगर u 0 है तो v भी 0। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, फोर्स नहीं लग रहा, तो वेलोसिटी चेंज करेगी? नहीं करेगी। वेलोसिटी नहीं चेंज करेगी मतलब 0 थी और 0 ही है और 0 ही रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगता। तो क्या हो गया? वो रेस्ट में ही रहेगा ऑब्जेक्ट, है ना? द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमने क्या किया? एक तरह से वेरीफाई कर लिया। किससे? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो हमने इक्वेशन मिला ना उससे। कौन सा इक्वेशन? F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन की मदद से हमने फर्स्ट लॉ को वेरीफाई कर लिया। हमने फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लिया, यूनिफॉर्म मोशन वाला भी और स्टेट ऑफ रेस्ट वाला भी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है और वो दोनों कौन कौन? दोनों एक्शन और एक रिएक्शन, दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है। एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट, दोनों अलग अलग बॉडीज पे रिएक्ट करता है, दोनों अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करता है। ठीक है, इसको समझने के लिए ये पिक्चर देखिए। ये लड़की है और ये स्विमिंग कर रही है स्विमिंग पूल में। ये स्विमिंग पूल की वॉल है। लड़की ने क्या किया? पैर से वॉल पे धक्का दिया, फोर्स लगाया फीट का वॉल पे। ठीक है, लड़की ने अपने पैरों से किस पे फोर्स लगाया? वॉल पे। तो वॉल क्या करेगा? लड़की पे फोर्स लगाएगा। लड़की ने क्या किया? एक्शन किया। एक्शन में क्या किया? फोर्स लगाया किस पे? वॉल पे। और उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलेगा आपको। इक्वल मतलब ये जितना फोर्स इधर लगाएगा दीवार भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। लड़की ने फोर्स इस साइड लगाया लेकिन वॉल उसको आगे की तरफ ढकेल देगा। ये हो गया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लड़की ने फोर्स लगाया वॉल पे, लड़की ने किस पे लगाया? फोर्स वॉल पे लगाया, लेकिन वॉल ने फोर्स किस पे लगाया? लड़की पे लगाया। ये हुआ हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर से देख लीजिए, टू एवरी एक्शन, एक्शन किसने लिया? लड़की ने लिया। क्या किया? फोर्स लगाया किस पे? वॉल पे। वॉल क्या करेगा? इक्वल और अपोजिट रिएक्शन देगा। वॉल क्या करेगा? इक्वल और अपोजिट, उल्टे डायरेक्शन में, लेकिन इक्वल अमाउंट में। अगर F यहाँ पे 1 न्यूटन, हमने न्यूटन पढ़ा, 1 न्यूटन लगाती है तो इधर भी 1 न्यूटन का फोर्स ही वॉल भी उस पर लगाएगा। किस पे? लड़की पे।
और दोनों एक्शन और रिएक्शन किस पे लग रहा है, एक्शन लग रहा है वॉल पे और रिएक्शन लग रहा है लड़की पे, और इसके कारण क्या होगा, लड़की मूव कर जाएगी। ये हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर से स्टेटमेंट पढ़िए, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अगर यहाँ तक लिखते हैं हम लोग एग्जाम्स में रिएक्शन तक, तो टीचर आपका आधा नंबर काट लेगा, टीचर आपका हाफ मार्क्स डिड्यूस कर देगा। आपको लिखना पड़ेगा कि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है। अगर लड़की ने वॉल पे फोर्स लगाया तो वॉल ने लड़की पे फोर्स लगाया, यानी रिएक्शन दिया। अब इस गन वाला एग्जांपल को देखिए। गन में क्या होता है, जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं, शायद किसी को जो एनसीसी में होंगे, एनसीसी में उनको मौका मिला हो शूटिंग करने का, जब गन फायर होती है तो रिकॉइल झटका लगता है पीछे की तरफ। ऑब्जेक्ट जो आदमी गन पकड़े हुए रहता है उसे पीछे की तरफ झटका लगता है, वो पीछे की तरफ जाता है, थोड़ा फोर्स लगता है, वो क्या होता है, रिकॉइल बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिकॉइल। जो पीछे की तरफ आपको झटका लगा, गन पीछे की तरफ आने लगी और आपको जो झटका लगा गोली चलाते समय, वो क्या हो गया, रिकॉइल हो गया। और रिकॉइल किसके इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिकॉइल एक रिएक्शन है, क्या है, रिकॉइल एक रिएक्शन है, किसका, बुलेट का। बुलेट जब आगे बढ़ रहा होता है तो रिकॉइल पीछे जा रहा होता है, ठीक है। ये हो गया एक्शन, हो गया क्या, ट्रिगर दबाया बुलेट आगे गई, वो हो गया एक्शन। और रिएक्शन क्या हो गया, उसका रिकॉइल हो गया। जो एक्शन हुआ वो किस पे लगा, वो लगा बुलेट पे, बुलेट में ब्लास्ट हुआ, वो आगे बढ़ गया। और रिएक्शन उसने किस में लगाया, उसने ऑब्जेक्ट पे लगाया, बॉडी पे लगाया, जो उसको पकड़े हुए था, या गन पे, पूरे गन की बॉडी पे उसने रिकॉइल लगाया, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसका जो न्यूमेरिकल्स है ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और इसमें एक और चीज़, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में एक और चीज़ आपको मैं बताना भूल गया थोड़ा। फोर्स क्या था, हमने देखा था, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वी माइनस यू बाय टी। तो फोर्स को और क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी को एक बार पढ़िए तो इसके एग्जाम्पल्स, इसके यूसेज का कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेली लाइफ में, आपको पता चलेगा। जब बॉल कैच करना होता है तो हम लोग बॉल को यहाँ कैच करते हैं और नीचे ऐसे लेके आते हैं ताकि हम लोग टाइम बढ़ा पाए। अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट ग्राउंड पे, जब हम लोग को कैच करना पड़ता है ताकि हमें चोट कम लगे हाथ पे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स आप एनसीईआरटी में पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा नहीं समझना है, बस इन्वर्स रिलेशन है फोर्स और टाइम के बीच में। इससे टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, टाइम बढ़ेगा तो, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ लेना एक बार। अब हम लोग आएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन, मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है उसका लॉ है। ऐसे ऐसे कई लॉज हैं। पहला लॉ हम लोग को पढ़ लेना है, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब क्या, जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, वो सिस्टम कौन सा होगा, अनबैलेंस भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा। जहाँ पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग रहा हो तो वो सिस्टम आइसोलेटेड होगा। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा। टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा, चेंज नहीं करेगा, पहले जितना था उतना ही बाद में रहेगा। फिर से देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम में यानी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो मान लीजिए बॉल है, पहला मान लीजिए फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल है, ठीक ना। ये फर्स्ट बॉल आ रही है इधर, u1 वेलोसिटी और m1 मास है उसका, u2 वेलोसिटी सेकंड बॉल का, m2 मास है उसका, आ रही है और कोलाइड, टकरा जाती है। कोलिजन से पहले उसका मोमेंटम कितना होगा, बिफोर कोलिजन m1 u1, इसका मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है, ठीक है। और p2 कितना होगा, m2 u2, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हो गया, इनिशियल मोमेंटम हो गया। और p फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फर्स्ट का, टकराया, टकराने के बाद फिर अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, है ना। इसका वेलोसिटी v1 हो गया, इसका v2 हो गया। तो p फाइनल f1 कितना होगा, जो फाइनल मोमेंटम होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो गया, m1 v1। और p फाइनल सेकंड ऑब्जेक्ट का कितना हो गया, m2 v2। स्टेटमेंट क्या कहता है,
कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी मोमेंटम चेंज नहीं कर रहा है। जितना मोमेंटम इनिशियल था, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, इन दोनों का सम हो गया, इन दोनों को जोड़ दोगे तो इनिशियल मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल टोटल मोमेंटम कितना था, p फाइनल मिल जाएगा। ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर कोई अनबैलेंस फोर्स, कोई एकदम आइसोलेटेड सिस्टम हुआ तब, एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तब, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका इस्तेमाल, इसको कैसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, किससे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की मदद से। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, इक्वल एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो फोर्स क्या है, मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने जब मूव कर रहा था तो इस पे F12 लगाया और इसने F21 लगाया, ठीक ना, इस तरह से मान लीजिए। तो F12 ले लेते हैं, एक्सर्टेड बाय बॉल 1 ऑन बॉल 2, फोर्स जो फर्स्ट बॉल ने लगाया किस पे, सेकंड बॉल पे, जब वो कोलाइड कर रहे थे, ठीक है। अब F21 क्या ले लेते हैं कि जो सेकंड बॉल ने लगाया फर्स्ट बॉल पे, बॉल एक फर्स्ट बॉल इधर से आया, सेकंड बॉल इधर से आया, टकराया, तो फर्स्ट बॉल ने सेकंड बॉल पे कुछ एक्शन किया होगा और सेकंड ने फर्स्ट पे कुछ रिएक्शन दिया होगा, तो उन दोनों को हमने क्या ले लिया, F12 और F21। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ा कि इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट है यानी निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट यानी निगेटिव हो जाएगा फोर्स, F21 इक्वल टू माइनस F12 या फिर F12 इक्वल टू माइनस F21, ये हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मिल जाएगा। अब हमने फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या, v1u1 बाई टी। मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट का, फोर्स कितना ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहा है, फिर से देखिए डायग्राम को, u1 वेलोसिटी था और v1 हो गया, u1 वेलोसिटी v1 हो गया फाइनल वेलोसिटी और u1 हो गया इनिशियल वेलोसिटी। टाइम मान लेते हैं हम लोग t, टाइम क्या ले लिया हमने, टाइम इंटरवल हमने t ले लिया। m1 इक्वल टू क्या, m1 इंटू v1 माइनस u1 बाई टी, ये हो गया F12 और F21 क्या हो गया, m2 v2 फाइनल वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट का माइनस u2 डिवाइडेड बाय टाइम, यही है। और ये माइनस का सिंबल, इसको रीअरेंज करते हैं, इसको माइनस से माइनस m2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा सेकंड स्टेटमेंट। और फिर अगर हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को एक साइड ले जाते हैं और फाइनल वेलोसिटी वाले टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसी का ये मैथमेटिकल है स्टेटमेंट। हमने क्या किया, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वेरीफाई किया, किसकी मदद से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की मदद से। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है। और ये है लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक क्या, लास्ट एक पॉइंट बता देता हूँ कि जितने भी कंजर्वेशन लॉज हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ऐसे ऐसे बहुत सारे लॉज आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे 11th में, 12th में, आगे भी चैप्टर्स में मिलेंगे। एंगुलर मोमेंटम का 11th या 12th में पढ़ना है, एनर्जी का पढ़ना होगा आपको 10th में ही, शायद 10th में ही पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ ही लिया, चार्ज पढ़ना है आपको 11th या 12th में पढ़ना है। तो ये फंडामेंटल्स लॉ है, फंडामेंटल लॉज है, इनको प्रूफ आप नहीं कर सकते, इनका प्रूफ आपको नहीं मिलेगा, इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, इनको सिर्फ कर सकते हैं वेरीफाई, एक्सपेरिमेंट्स की मदद से इसको सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं, या प्रॉपर्टीज अप्लाई करके उसको सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं। और ये फंडामेंटल यानी बेसिक लॉज हैं, ये क्या है, बेसिक लॉज हैं, इनको प्रूफ नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये NCERT में साफ साफ दे रखा है, आप NCERT बार बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उसके एग्जाम्पल्स को देखें, ठीक है। और ये अवार्ड है आपके लिए, क्योंकि आपने पूरा लेक्चर देखा, दोनों लेक्चर्स देखे और सब कुछ समझा, अच्छे से समझा। डाउट्स हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप डिस्कशन फोरम में पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, आप जब डिस्कशन क्लास चल रहा हो तब पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स बनाइए, इसका न्यूमेरिकल्स बनाइए, जो नहीं बनता है वो हमसे पूछिए, और न्यूमेरिकल्स का वीडियोस भी हम आपको देंगे, आपको उसका सॉल्यूशंस भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। जहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं वहाँ से बनाइए और NCERT अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।